चलिए दोस्तों, नमस्कार। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्षार को ही भस्म कहा जाता है, तो अम्ल, भस्म एवं लवण। क्या पढ़ रहे थे? अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। इसमें कल हम लोग पढ़े थे कि अम्ल किसे कहते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? अम्ल किसे कहते हैं। तो फिर आज हम लोग रिवीजन कहते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि। उसके बाद पढ़े थे क्षार किसे कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? क्षार किसे कहते हैं। क्षार नहीं, भस्म। भस्म किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे भस्म किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। जल में ई भी घुल रहा है, अम्ल भी, और जल में कौन घुल रहा है? भस्म भी घुल रहा है। तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। जैसे में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। ठीक। एक आता है क्षार किसे कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं। तो वैसा भस्म, समझिएगा दोनों में अंतर। भस्म के बारे में क्या बोला कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, MgOH का होल 2। ठीक। क्षार के बारे में कहता है कि वैसा भस्म, क्षार वैसा भस्म है जो जल में घुलनशील होता है। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील होता है उसको बोला जाता है क्षार। तो क्षार के बारे में पढ़े थे कि क्षार वैसा भस्म है, क्षार वैसा भस्म को कहते हैं, या वैसा भस्म है जो जल में घुलनशील होता है। मतलब जो जल में घुलता है, घुलनशील होता है, उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। तो जो भस्म जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। मतलब भस्म क्षार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्षार हमेशा क्या होगा? भस्म होगा ही होगा। यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। क्या पढ़े थे? अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल का कौन कौन से गुण होते हैं। तो बताए थे कि अम्ल का निम्नलिखित गुण होता है।
पहला में क्या बताए थे कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। दूसरा बताए थे कि इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा होता है, बताया था ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और तीसरा पॉइंट था जो मिस्टेक हो गया था अम्ल के बारे में, ABR। ए की मतलब होता है एसिड, ए मतलब एसिड, एसिड मतलब अम्ल। बी मतलब होता है बुल्लू, बुल्लू मतलब नीला। और आर मतलब होता है रेड, रेड मतलब लाल। मतलब कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। तो कल जो भी गलती जो इस पॉइंट में हुआ था, मिस्टेक हुआ था, उसको आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो लिखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कहता है? लाल कहता है। तीसरा गुण में यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सुधार लीजिएगा, जहाँ लाल है ना वहाँ नीला कर दीजिएगा, जहाँ नीला है वहाँ लाल कर दीजिएगा। तो तीसरा गुण आता है निकल करके, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक। चौथा गुण क्या था? चौथा गुण क्या था कि अम्ल का जो pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। चौथा गुण यही था में, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और पांचवा था कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, किससे? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और छठा क्या था? छठा गुण क्या था? अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, किसका? अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और सातवां गुण आता है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। लवण प्लस जल का निर्माण करता है। तो यह था अम्ल का गुण। किसका गुण था? अम्ल का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल का गुण। तो बताइएगा फिर से, अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं? तो अम्ल के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले में, यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। और सातवां आता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। कल बता रहे थे कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसको यहाँ पे फिर समझते हैं। तो जब भी भुला जाइएगा न, तो ABR मतलब एसिड बुल्लू को कैसा करेगा? रेड करेगा। कल मिस्टेक से गलती हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है
7वां में क्या लिखा गया है कि अम्ल भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कहता है। लवण प्लस जल का निर्माण कहता है। कल हम बताए थे कि जब अम्ल एवं भस्म में लड़ाई होता है, फैटम फैटी होता है, अम्ल कहता है कि हम तोरा से लड़ब तो हम जीतब, भस्म कहता है कि हम तुमसे लड़ाई करेंगे तो हम जीतेंगे। लेकिन वैसा होता है नहीं। जब अम्ल और भस्म में लड़ाई होता है तो ना तो अम्ल जीतता है ना तो भस्म जीतता है। एक अलग मतलब दो गो लड़ाई कहता है तो तीसरा फायदा में आता है, तो वही तीसरा का फायदा होता है। अम्ल सोचता है कि अगर हम इससे लड़ाई करेंगे तो मेरा जो गुण है, मेरा स्वाद जो खट्टा है, इससे हम दोनों से जो भी लड़ाई होगा, जो भी रिएक्शन होगा तो मेरा ही गुण आएगा, मतलब खट्टा ही आएगा जो सोचता है। भस्म कहता है कि हम इससे लड़ाई करेंगे तो मेरा ही गुण आएगा। लेकिन जब इन दोनों से लड़ाई होता है तो इन दोनों का कोई भी गुण इसमें नहीं आता है, एक अलग पदार्थ बनता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है और भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक। लेकिन जब लवण बनता है तो इसका स्वाद ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है, इसका स्वाद खारा नमक के जैसा होता है। मतलब खारा कहने का मतलब कि उदासीन। उदासीन कहने का मतलब कि जब अम्ल और भस्म में लड़ाई हो रहा था तो अम्ल इसको मारा एक थाप भस्म को, तो भस्म भी इसको मारेगा एक थाप। बात बराबर। ये मारा एक थाप इसको तो वो भी मारे एक थाप इसको, बराबर। ये अगर एक ऐटा मारेगा उसको तो ये भी एक ऐटा मारेगा इसको, बात बराबर। ये अगर इसका केस खींचेगा तो भस्म भी उसका केस खींचेगा, तो बात बराबर। मतलब ई इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा और ई इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा। उसी को बोला जाता है उदासीन, उसी को बोला जाता है उदासीन। तो जब एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर रहा है, इससे एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि जब भी कहीं भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो उदासीन करने के लिए भस्म मिलाएंगे, और जहाँ भस्म की मात्रा बढ़ जाएगा उसको उदासीन करने के लिए अम्ल मिलाएंगे, और इन दोनों का मिलाव होगा तो हम लोग को फ़ायदा होगा। जैसे कभी कभी खेत में क्या होता है, खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। जब अम्ल की मात्रा मतलब खेत की मिट्टी में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब उसमें कोई भी फसल लगाइएगा तो अच्छी उत्पादन नहीं होगी। तो किस लिए? क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। तो उसको उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए उसमें क्षार मिला देते हैं, मतलब क्षार से बना कोई पदार्थ उसमें डाल देते हैं। जैसे हो जाता है काली चूना, भगड़ा चूना, उसमें जब डाल देते हैं तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, दोनों उदासीन हो जाता है। उसके बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति पूर्णता लौट जाती है। उसके बाद उसमें जो भी फसल लगाते हैं सही उसका उत्पादन होता है। तो यहाँ से अम्ल और भस्म आपस में जो रिएक्शन करता है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, नष्ट कर देता है और उदासीन हो जाता है। तो इससे दैनिक जीवन में बहुत सारे फायदे हैं, इसको आगे देखेंगे। तो अम्ल का गुण समझ गए होंगे कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसी को बोला जाता है उदासीन अभिक्रिया। इसी को क्या बोला जाता है, उदासीन अभिक्रिया। तो इसको अब मिटा देते हैं। तो अगर पूछे कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बताइएगा कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके
अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, उसी को बोला जाता है उदासीन अभिक्रिया। उसी को क्या बोला जाता है? उदासीन अभिक्रिया। इसी को क्या बोला जाता है? उदासीन अभिक्रिया, जो कि परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। कहता है कि अम्ल के प्रकार में क्या कहता है, मतलब अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा के अनुसार, किसके मात्रा के अनुसार? हाइड्रोजन आयन के मात्रा के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन आयन के मात्रा के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन आयन की मात्रा H प्लस कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। H मतलब हाइड्रोजन और प्लस मतलब आयन। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिसका नाम है परवल अम्ल। पहला है जिसका नाम क्या है? परवल अम्ल। और दूसरा है जिसका नाम है दुर्बल अम्ल। पहला क्या है? परवल अम्ल। दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। पहला परवल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। अम्ल अति हाइड्रोजन आयन की मात्रा के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन आयन की मात्रा के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला में परवल अम्ल, दूसरा में दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका इंग्लिश में नाम है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत एसिड। और इसका नाम है वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग मतलब ये मजबूत होगा, और वीक मतलब ये कमज़ोर होगा। तो कोई भी आदमी कब मजबूत और कब कमज़ोर होता है, आप ही बताइए। कोई भी आदमी कहता है कि हम मजबूत हैं, कोई आदमी कहता है हम कमज़ोर हैं, कैसे वो कमज़ोर होगा? दो स्थिति से वो मजबूत और कमज़ोर हो सकता है। पहला में उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, मतलब पूरा मोटाल घोटाल रहे, पूरा बरियार रहे, ताकतवर रहे, तो वो आदमी मजबूत है। और उसके तुलना में वो कम हष्ट पुष्ट रहे, कम ताकतवर रहे, पतला रहे, दुबला रहे, तो वो क्या है? कमज़ोर है। हम क्या हैं? कमज़ोर हैं। आप क्या हैं? हमसे मजबूत हैं। तो उसी तरह से दूसरा पहला पॉइंट था मजबूत और कमज़ोर का। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर किसी आदमी के पास ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा है तो वो मजबूत आदमी है, और हमारे पास कम पैसा है तो हम कमज़ोर आदमी हैं। तो उसके पास पैसा कैसे ज़्यादा हो सकता है? या तो उसके घर में ज़्यादा आदमी रहे और सभी अच्छा पेमेंट कमाए तो वो मजबूत है। हमारे घर में कम आदमी रहे और उनका सैलरी कम रहे तो हम कमज़ोर हैं। तो दो स्थिति में, या तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, मोटा तागड़ा रहे, मजबूत रहे तो वो मजबूत था, या उसके परिवार में जो भी सदस्य है उसका पेमेंट ज़्यादा रहे, उनका इनकम ज़्यादा रहे तो वो मजबूत है। उसके तुलना में हम कम पतले दुबले रहे, कम ताकतवर रहे, हम कमज़ोर हैं। और हमारे घर में जो भी सदस्य है, सदस्य की संख्या कम इसलिए पेमेंट कम, सदस्य की संख्या ज़्यादा इसलिए पेमेंट भी ज़्यादा, इसलिए वो मजबूत, हम कमज़ोर। यहाँ वही बात निकल के आता है कि
जिस अम्ल में जैसे क्या होता है, देखिए एक हम पानी का बाल्टी ले लिए, इसका पानी का बाल्टी है, इसका मतलब इसमें पानी ही होगा, चीनी थोड़ा नहीं होगा। एक बाल्टी ले लिए उसमें पानी है, एक और बाल्टी ले लिए उसमें भी पानी है। ठीक, 2 बाल्टी ले लिए, इसमें हम घोल रहे हैं चीनी ला करके इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। और इसमें क्या ला करके घोल रहे हैं, मिश्री। दोनों मीठा ही होता है, चीनी भी मिश्री भी। मिश्री ढेका टाइप के रहता है। जब इसमें चीनी घोलते हैं तो चीनी क्या होता है, घोलने के बाद पूरी तरह से घुल जाएगी, मतलब पूर्णतः घुल जाएगी। घुलने का मतलब होता है आयनित होना, तो ये पूर्णतः घुल जाएगी। और जब पूरा घुल जाएगी तो मीठा ज़्यादा लगेगा कि नहीं। जब चीनी इसमें लाए, जैसे 1 kg इसमें भी लाए चीनी, 1 kg इसमें भी मिश्री लाए, चीनी को घोले तो पूरा घुल गया। और जब पूरा घुल गया तो पूरा मिठास उसका आएगा। तो ये पूर्णतः घुल गया, और पूरा घुलने के कारण इसमें मिठास भी ज़्यादा आएगा। तो यह पूर्णतः घुलने का मतलब होता है कि पूर्णतः आयनित हो गया और ज़्यादा घुल गया। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा H+ आयन बना होगा, ढेर सारा घुला तो ढेर सारा आयन बना होगा। अब मिश्री ला के इसमें डाल दिए, इसको घोले, 10 बार भी घोलेंगे तो कुछ घुलेगा और कुछ वैसा है ढिक्का टाइप के रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें कम घुलने का मतलब है कि आंशिक रूप से आयनित हुआ है। कम घुलने का मतलब क्या हुआ कि आंशिक रूप से आयनित हुआ है। घुलने का मतलब होता है आयनित होना, घुलना का ही दूसरा नाम क्या है, आयनित होना। आंशिक मतलब कम घुला है, ठीक। और जब कम घुला है तो कम मात्रा में H+ आयन बनेगा। और ज़्यादा घुला है तो अधिक मात्रा में H+ आयन बनेगा। तो समझिएगा, वह अम्ल, इसका परिभाषा परवल अम्ल किसे कहते हैं, तो वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है तो उसे परवल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा, समझिएगा। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर या पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है तो उसे परवल अम्ल कहते हैं। और दूसरा दुर्बल अम्ल, वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। आया समझ में, आया या ना आया? अगर आया तो लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। लिखिए परवल अम्ल, लिखिएगा क्या, परवल अम्ल। परवल अम्ल लिख करके डैश दीजिएगा। इंग्लिश भी इसका लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा परवल अम्ल। इंग्लिश लिखिएगा क्या, स्ट्रॉन्ग का इंग्लिश तो जानते ही होंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख करके डैश दीजिएगा।
लिखिएगा कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता है। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। तो परवल अम्ल का क्या परिभाषा हुआ? वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसे परवल अम्ल कहते हैं। लिख लिए, अब मिटा रहे हैं। हो गया। अगला लिखिएगा दुर्बल अम्ल। अगला पॉइंट में क्या लिखिएगा? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अगला लिखिएगा क्या? दुर्बल अम्ल। दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा? दुर्बल अम्ल। हम बता दिए हैं तो आप भी लिख सकते हैं, इन्हें कि हम बोलेंगे तभी लिखिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वीक एसिड। तो बताइए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। और दूसरा में होता है बोरिक अम्ल, H3BO3, बोरिक अम्ल। लिख लिए।
वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में CH3COOH एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। और जब किसी विलयन में 10% एसिटिक अम्ल की मात्रा रहती है न तो उसी को बोला जाता है सिरका। जिस विलयन में एसिटिक अम्ल का 10% रहता है मात्रा उसी को बोला जाता है सिरका। तो इसको याद रखिएगा, सिरका पूछता है। इधर हो गया बोरिक अम्ल H3BO3, तो लिख लिए। अब इसको मिटा रहे हैं। तो परवल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है उसे परवल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl H2SO4 HNO3। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। बोरिक अम्ल H3BO3। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, समझिएगा। पहला में बताया अम्ल किसे कहते हैं, दूसरा में बताया भस्म किसे कहते हैं, तीसरा में बताया क्षार किसे कहते हैं, चौथा में बताया अम्ल के गुण, और पांचवा में बताया अम्ल के प्रकार। चलिए आप बताइए अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? कह रहा कि जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। सही बात है। जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। भस्म किससे कहते हैं? जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उसे भस्म कहते हैं। H+ आयन के मतलब हाइड्रोजन आयन, OH- आयन के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। H+ आयन के मतलब हाइड्रोजन आयन, OH- आयन के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। क्षार किसे कहते हैं? वैसा भस्म जो जल में घुलनशील होता है। किसमें? जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील भस्म को ही बोला जाता है क्षार। अम्ल के गुण, अम्ल के 6-7 गुण बताए थे। पहला में यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दूसरा में इसका स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीला लिटमस पत्र को कैसे कहता है? लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। यह धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और सातवां बताए थे कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। उसके बाद बताए अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन के मात्रा H+ आयन की मात्रा के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला में परवल अम्ल और दूसरा में दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल उसको बोलते हैं जो पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। उसे परवल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल उसको बोला जाता है जो आंशिक रूप से घुलता है और कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। एक आता है विलयन। विलयन किसको बोला जाता है?
बिलियन किसको बोला जाता है बताइए। बिलियन, बिलियन, बिलियन। दो बाल्टी लेते हैं, समझिएगा। कितना बाल्टी? 2 बाल्टी। कितना बाल्टी? 2 बाल्टी। और दोनों में क्या ले लिए? दोनों में क्या ले लिए? पानी। पानी। दोनों में क्या ले लिए? पानी। ठीक। इसमें लाके घोल रहे हैं चीनी। क्या? चीनी। इसमें लाके घोल रहे हैं पत्थर। पर पत्थर घुलेगा? अरे देखते हैं, चेक करते हैं घुलता है कि ना। जब पानी में ला करके चीनी घोले तो चीनी पूरा घुल गया, और जब पानी में ला के पत्थर घोले 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1,00,000 बार, लेकिन पत्थर बेचारा नहीं घुला और ये घुल गया। तो अगर वैसा कोई भी पदार्थ जो पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद ये जो घोल बनेगा, घोल, कोई भी पदार्थ पानी में घुलने के बाद जो घोल बनता है उसी को बोला जाता है विलयन। मतलब कि विलयन में पानी होगा ही होगा। सही बात कि गलत बात? सही बात। विलयन में क्या होगा? पानी होगा ही होगा। तो अगर बोलेगा कि विलयन तो समझ जाएंगे कि उसमें पानी होगा और कुछ न कुछ घुला होगा। ठीक। तो विलयन कहने का मतलब है कि पानी और किसी भी पदार्थ का घोल होगा जो उसमें घुला हुआ होगा। अब बोलेगा चीनी नमक का विलयन होता है, तो नमक का विलयन मतलब पानी होगा उसमें नमक घुला होगा चीनी का विलयन मतलब पानी होगा उसमें क्या घुला होगा? चीनी होगा। अगर आ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मतलब पानी होगा, पानी में क्या घुला होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक। तो अम्ल के मात्रा के अनुसार मतलब किसमें अम्ल ज़्यादा है, किसमें अम्ल कम है, विलयन समझ में आ गया ना। अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल। कौन अम्ल? सांद्र अम्ल। और एक होता है तनु अम्ल। अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हाइड्रोजन की मात्रा के अनुसार, इसमें अम्ल की मात्रा के अनुसार। सांद्र के मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र के मतलब क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा। सांद्र के मतलब गाढ़ा। और तनु के मतलब पतला। तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गाढ़ा। समझ गए ना। आप ही बताइएगा कि जब हम लोग चावल बनाते हैं, तसला में पानी डाल के जब चावल बनाते हैं, उसके बाद जब अंत में हो जाता है तो माड़ पसाते हैं, माड़। ठीक। तो माड़ को अगर कुछ देर छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद वो जम जाता है, ऊपर वाला एक परत बन जाता है। ठीक। दूध में भी देखते हैं, दूध को जब गर्म कीजिएगा तो इसके ऊपर एक परत बन जाएगा ठंडा होने के बाद, जिसको बोला जाता है छाली। ठीक। क्या बोला जाता है? छाली। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला परत है वो गाढ़ा है और उसके नीचे जो दूध है वो क्या है? पतला है। ऊपर वाला जो परत है वो भी दूध का ही है, लेकिन वो क्या है? गाढ़ा हो गया। और नीचे दूध है वो क्या है? पतला है। तो ऊपर वाला जो परत है वो सांद्र है और नीचे वाला जो है वो क्या है? तनु है। समझ गए? सांद्र मतलब गाढ़ा और तनु मतलब पतला।
सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला। तो समझिएगा कि हम 2 बाल्टी ले रहे हैं। कै बाल्टी? 2 बाल्टी। ठीक, कै बाल्टी? 2 बाल्टी। देखिए हुआ क्या, हुआ ये हुआ कि हम रहते हैं तो मैं और मेरा एक साथी, मतलब मैं और मेरा एक पार्टनर, दोनों साथ मिल कर के रहते हैं। सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी में जाते हैं ड्रेस पहन के, ठीक, फिर आते हैं तो भी रूम में कुछ ना कोई ना कोई कपड़ा पहनना। अब बताइएगा कि उधर ड्यूटी से आने के बाद, डेली आने के बाद कपड़ा थोड़े ना धोएंगे, उतना कपड़ा रखेंगे। जैसे ड्रेस पहनना है तो 2 से 3 से ड्रेस रखेंगे, आज वो पहने 2 दिन, 2 दिन वो, 2 दिन वो, गंदा हो गया रख दिए। रूम में आए फिर वो कपड़ा, आज 2 दिन वो, 2 दिन वो, 2 दिन वो, फिर गंदा हो गया रख दिए। और जिस दिन संडे होता है, संडे को हम लोग क्या कहते हैं? साफ कहते हैं। तो हम क्या किए, जैसे ड्रेस है मेरा, ठीक, तो 2 दिन ये ड्रेस पहने, 2 दिन ये ड्रेस पहने और 2 दिन ये ड्रेस पहने, तो कुल संख्या ड्रेसों की कितना हो गया? 6। रूम में आए तो रूम में भी दूसरा कपड़ा पहने, तो 2 दिन ये कपड़ा, 2 दिन वो कपड़ा और 2 दिन वो कपड़ा, तो कुल कितना हो गया? 6। ठीक, इसके अलावा और भी रुमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बेडशीट हो गया। तो ये अभी इतनी लेते हैं कि टोटल मेरा कपड़ा की संख्या कितना है? 12। ड्रेस में ले रहे हैं, ड्रेस मतलब शर्ट और पैंट दोनों, समझ गया ना? तो टोटल सेट कितना हो गया? 12 सेट। मेरे जो पार्टनर है वो भी ड्यूटी जाता है और वो भी पहनता है। तो वो क्या कहता है कि 3 दिन तक एक ही ड्रेस पहनता है। 3 दिन तक एक ड्रेस, उसके बाद फिर चेंज करेगा, फिर 3 दिन तक एक ड्रेस। तो टोटल ड्रेस कितना हो गया? 3 दिन तक एक ड्रेस, 3 दिन तक एक ड्रेस, तो टोटल हो गया 2 सेट। इधर भी देखिए 6 दिन हो गया, इधर भी 6 दिन हो गया। इसमें शर्ट पैंट, शर्ट पैंट, शर्ट पैंट 6, शर्ट पैंट, शर्ट पैंट, शर्ट पैंट 6। इसमें देखिए शर्ट पैंट, शर्ट पैंट, तो 2 इसमें, 2 इसमें, तो इसमें 2 सेट के मतलब कितना हो गया? 4। ठीक, फिर वैसा ही वो रूम में आने के बाद भी कहता है 3 दिन तक एक सेट और 3 दिन तक एक सेट, तो एक और एक 2 सेट, 2 सेट के मतलब 4 कपड़ा। तो 4 कपड़ा, 4 कपड़ा, कितना कपड़ा? 8 कपड़ा। मेरे पास कपड़ा की संख्या 12, उसके पास कपड़ा की संख्या 8, और संडे के दिन क्या कपड़ा धोना है। हम भी एक बाल्टी लिए, मेरा पार्टनर भी, हम भी एक बाल्टी लिए। एच मतलब हम भी, आरपी मतलब पार्टनर, हम भी एक बाल्टी लिए, उसमें पानी लिए, तो वो भी लिया एक बाल्टी, उसमें पानी लिया। अब कपड़ा धोना है तो उसमें डाला जाता है जिसको सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, मतलब पाउडर। ठीक, क्योंकि मेरे कपड़ा ज़्यादा है इसलिए हम पाउडर सर्फ की मात्रा ज़्यादा लेंगे तब न सही से दबाएगा। तो हम इसमें मान लेते हैं कि 500 ग्राम, मतलब कि ½ kg,
आधा केजी इसमें पाउडर डालें। ठीक, उसका संख्या 8 है तो हुआ 300 ग्राम पाउडर डाला। मान लेते हैं इन्हें कितना डाल दें, 500 ग्राम डाले, घोले, उसके बाद कपड़ा डाल करके धो दिए। वो 300 ग्राम डाला, डाल करके धो दिया। ऐसा थोड़ा ना है कि हम 500 ग्राम डाले तो वो भी 500 ग्राम, उसका कपड़ा कम है तो कम पाउडर डालेगा, मेरा कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा पाउडर डालेगा। तो पानी में घुल गया सरफ तो ये भी हो गया विलयन, पानी में इधर भी सरफ घुल गया तो वो भी हो गया विलयन। तो विलयन ए भी, विलयन ए भी। लेकिन मेरा वाला बाल्टी में सरफ की मात्रा ज़्यादा घुला हुआ है और उसका बाल्टी में सरफ की मात्रा कम घुला हुआ है। तो जिसमें सरफ की मात्रा ज़्यादा है वह हो गया सांद्र, और जिसमें सरफ की मात्रा कम है वह हो गया तनु। मतलब जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक है, जिस विलयन में अम्ल है तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक है, मतलब ज़्यादा अम्ल घुला हुआ है, उसे बोला जाता है सांद्र अम्ल। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम है, कम घुला हुआ है, उसे बोला जाता है तनु अम्ल। ठीक, लिख लीजिएगा, अपने से आप लिखिएगा सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है, मिटा देते हैं। अगला निकल के आता है जिसका नाम है भस्म। भस्म तो बताए थे, भस्म। तो भस्म का परिभाषा था क्या कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उसे भस्म कहते हैं। OH- मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। OH- के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, OH- के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद आता है भस्म के गुण। भस्म के गुण समझिएगा। भस्म के भी जिस तरह से अम्ल के बहुत सारा गुण था उसी तरह से भस्म के भी बहुत सारा गुण होगा कि ना होगा? होगा। जिस तरह से अम्ल के 6-7 गुण था उसी तरह से भस्म के भी 5-6 गुण होगा ही होगा। तो समझते हैं, इसका जो स्वाद होता है, भस्म का स्वाद कड़वा होता है, मतलब खाने में ना कड़वा लगेगा। करेला, कच्चे करेला खाइए कैसे लगेगा? कड़वा लगेगा। ठीक, तो इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। या मतलब भस्म यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा में, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। आगे इसका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अब भस्म क्षार से अभिक्रिया करके भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। और छठा,
या धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। तो समझिएगा, आया कि भस्म के कौन कौन से गुण होते हैं, तो क्या लिखिएगा, भस्म के कौन कौन से गुण होते हैं, भस्म के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, भस्म के कौन कौन से गुण होते हैं, भस्म के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण में क्या लिखिएगा कि इसका स्वाद कड़वा होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या जल में घुलकर OH माइनस आयन पैदा करता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, और यह धातु से मतलब भस्म धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक, तो हम बतला दिए, समझा दिए आपको। आप इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या जल में घुलकर OH माइनस आयन पैदा करता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, भस्म धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। यहाँ तक बता दिए हैं, आप लिख लीजिएगा। किन्हीं को अगर लिखना है शॉर्ट में तो लिख लीजिए, घर में इसको डीपली लिख करके लाइएगा। अब अगला आता है, अब अगला, अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखिएगा, लिखिए अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। भस्म मतलब क्षार, अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। तो लिखिएगा क्या, अम्ल और भस्म में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अम्ल लिखिएगा, एक तरफ क्या लिखिएगा, भस्म। एक तरफ अम्ल लिखिएगा, एक तरफ भस्म लिखिएगा। पहला में इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद खट्टा, और इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। यह नीला लिटमस पत्र को क्या कहता है, लाल। या नीला लिटमस पत्र को कैसे करेगा, अभी समझ लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। यह नीला लिटमस पत्र को कैसे कहता है, लाल। या लाल लिटमस पत्र को कैसे करेगा, नीला। इसका pH मान कितना होगा, 7 से कम। pH मान कितना होगा, 7 से कम। इसका pH मान कितना होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक। यह जल में घुलकर क्या, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। ठीक। पाँचवा, यह धातु से अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और भस्म धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, नहीं करता है। काट दीजिएगा, नहीं मतलब काट दिए। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, क्षार मतलब भस्म, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल मुक्त करता है, और भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक। तो लिखिएगा, अब लिखिए, एक तरफ लिखिएगा अम्ल, एक तरफ भस्म। लिख लिए। पहले में लिखिएगा, इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल की तरफ लिखिएगा, इसका स्वाद खट्टा होता है। भस्म की तरफ लिखिएगा, इसका स्वाद कड़वा होता है। लिख लिए।
अम्ल की तरफ इसका स्वाद खट्टा होता है, इधर लिखिएगा इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा लिखिएगा अम्ल की तरफ अम्ल या अम्ल लिखिएगा या यह लिखिएगा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म की तरफ लिखिएगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिख लिए, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा अम्ल की तरफ, अगर किसी को छूटता होगा तो वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर आगे शुरू कीजिएगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल की तरफ लिखिएगा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। भस्म की तरफ लिखिएगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लिख लिए, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा में लिखिएगा अम्ल की तरफ, यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। चौथा में लिखिएगा, यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। इधर लिखिएगा, यह जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, यह जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। पाँचवा लिखिएगा अम्ल की तरफ, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म की तरफ लिखिएगा, भस्म धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हो गया, भस्म धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। और इधर लिखिएगा अम्ल, छठा में अम्ल की तरफ, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूँकि अम्ल की तरफ लिख रहे हैं तो सबसे पहले अम्ल लिखिए, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। और इधर भस्म की तरफ लिखेंगे तो पहले भस्म, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये हो गया अम्ल और भस्म में अंतर। अगर परीक्षा में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लिख ही देंगे। हो गया। मिटा रहे हैं। जिनको किसी का भी अगर लिखने में दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो रोक करके आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला जो आता है जिसका नाम है पीएच स्केल एवं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। क्या आता है? पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल एवं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन का सांद्रण। ये हो गया क्या मेन पॉइंट, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले क्या समझ रहे हैं? तो पीएच स्केल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अम्ल, जैसे सांद्र अम्ल है कि तनु अम्ल है, सांद्र अम्ल है कि तनु अम्ल है, परवल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा परवल अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा दुर्बल अम्ल। तो पीएच स्केल में
मतलब किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर ही निर्भर करता है पीएच स्केल। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। पीएच स्केल में पीएच स्केल है जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पे? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में। किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन कम होगा, किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन उससे कम होगा, किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन होगा ही नहीं। किसी भी भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा, किसी भी भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन उससे कम होगा, उससे कम होगा, किसी में कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो जो पीएच स्केल है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो किसी बिलियन का पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। लिखिएगा पहला पॉइंट दे करके। ऐसे है तीर के निशान दे करके। किसी बिलियन में अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। अम्ल की शक्ति भी हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करेगा और पीएच स्केल भी हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करेगा। तो लिख लीजिएगा तीर का। किसी बिलियन में अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। हो गया, इसको मिटा देते हैं। अगला पीएच स्केल। पी मतलब और एच मतलब समझिएगा। पीएच स्केल में जो है पीएच स्केल एक लैटिन शब्द है। कौन शब्द? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। POTENZ पोटेंज। पीएच स्केल में पी जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है, पोटेंज किससे निकल के आती है? पावर से। और पावर के मतलब क्या होता है? शक्ति। मतलब और यहाँ पोटेंज के मतलब फिर से समझिएगा। पीएच स्केल में पी जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज, और पोटेंज के मतलब होता है पावर। मतलब किसका पावर ज़्यादा, किसका पावर कम। पीएच स्केल में पी का मतलब, पी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। पोटेंज का मतलब पावर। ठीक, अब क्या होता है पीएच स्केल कि किसी बिलियन में H+ आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए कोई भी बिलियन है, जैसे कोई भी बिलियन है, मान लेते हैं कि ये कोई बिलियन है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कितना होगा? यह बिलियन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना होगा? और मान लेते हैं कि कोई और बिलियन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना होगा? इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना होगा? ठीक, तो किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा,
तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में, कब 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया। कौन? सोरेनसन। कभी कभी पूछता है कि पीएच स्केल किसने दिया? तो सोरेनसन। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया। स्केल मतलब इंच। एक स्केल दिया जिसे बोला जाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं? इसका दूसरा भी परिभाषा आएगा, यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। लिख लीजिएगा। आगे अगला क्लास में